नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमेरिका का कश्मीर मसले में दखल देने से इनकार, पाकिस्तान से नहीं करेगा सैन्य परमाणु करार। साझा बयान में पाकिस्तान की तरफ से लश्कर ए तैयबा के खिलाफ कार्रवाई की बात। बीजेपी को शिवसेना से मिली राहत, उद्धव ठाकरे का ऐलान। महाराष्ट्र सरकार में बनी रहेगी शिवसेना, लेकिन जारी रखेगी आलोचना। साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने को लेकर साहित्य अकादमी की आपात बैठक आज। कन्नड़ लेखक कुलबर्गी की हत्या पर निंदा प्रस्ताव हो सकता है पारित। साहित्यकारों का शांति मार्च। दिल्ली में 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी आज से हड़ताल पर। वेतन में बढ़ोतरी, भत्ते, सुविधाओं की मांग। दिल्ली सरकार ने 3 निगमों के कमिश्नरों की बुलाई बैठक। और भारत ने 35 रन से जीता चेन्नई वनडे। दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज 2-2 से बराबर। फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में पहुंची साइना नेहवाल। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद अमेरिकी प्रशासन के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि इस मामले में अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। साथ ही पाकिस्तान के साथ भारत जैसे असैन्य परमाणु समझौते की योजना की खबरों का भी खंडन किया गया है। बयान में दोनों नेताओं ने सभी लंबित मुद्दों के हल के लिए निरंतर और लचीली वार्ता प्रक्रिया की वकालत की है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मिले तो दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा, परमाणु हथियार, अफगानिस्तान और आतंकवादी संगठनों को इस्लामाबाद के समर्थन जैसे जटिल मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बातचीत में पाकिस्तान ने भारत से रिश्तों का मसला भी उठाया, लेकिन अमेरिका ने आपसी मामलों को द्विपक्षीय बातचीत से हल करने की सलाह दी। साझा बयान में पाकिस्तान की तरफ से लश्कर ए तैयबा और उसके हिमायती गुटों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। Obviously, the United States and Pakistan have a long-standing relationship, work and cooperate on a whole host of issues, not just on security matters, but also on economic and scientific and educational affairs. And we're looking forward to using this meeting as an opportunity to further deepen the relationship between the United States and Pakistan. The Pakistan-America relations span over 70 years, and it is my endeavor to further strengthen and solidify this relationship. बीबीसी के मुताबिक अमेरिका के दो टूक जवाब के बाद भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कश्मीर मसले के हल के लिए तीसरे पक्षकार के दखल की मांग करते नजर आए, जबकि भारत इस मामले में किसी तीसरे पक्षकार की भूमिका को सिरे से खारिज करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ इस समय विनोद कुमार शर्मा जुड़े हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक हैं। इस मसले पर उनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं और इस मुलाकात के बाद जो बातें कही गई हैं, क्या संदेश निकल रहा है उससे? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान तीसरे पक्ष को कश्मीर के मसले से लाने की कोशिश परस्पर कई सालों से करता आ रहा है, लेकिन 72 के शिमला पैक्ट के बाद भारत ने भी परस्पर ये कहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं वो अब सुपरसीड हो गई हैं शिमला पैक्ट से। और शिमला पैक्ट ये साफ करता है कि दोनों मुल्क मेज पर बैठ के अपने द्विपक्षीय मसलों को हल करेंगे। मतलब द एसेंस ऑफ शिमला इज बायलैटरलिज्म। अब क्योंकि दोनों मुल्क बातचीत नहीं हो रही है, तो पाकिस्तान को ये लगा कि आज फिर मौका है कि तीसरे पक्ष को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन अमेरिका की हमेशा ये पोजीशन रही है कि वो कश्मीर के मसले पे जब भी हस्तक्षेप करेंगे जब भारत और पाकिस्तान दोनों ये चाहेंगे, और भारत तो ये कभी भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए ये पुरानी ही वस्तुस्थिति है जिसको एक बार से फिर दोहराया है, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर कोशिश की कि कोई तीसरा मुल्क इसमें आकर इस मसले को हल करवाए। लेकिन जहां तक भारत का संबंध है, हमारे लिए विचारणीय बात यह है कि
अमेरिका ने कहा है कि हम बातचीत करें। वो बातचीत कैसे होगी, कैसे उसका तरीका निकलेगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। एक बात और बता दूं आपको कि हाल ही में हमने ये कहा है कि हुर्रियत जो है वो थर्ड पार्टी है। तो ये थर्ड पार्टी वाली जो हुर्रियत की डेफिनेशन है, ये जरा नई है हमारी तरफ से, क्योंकि अभी उससे पहले तक तीसरी पार्टी सिर्फ यूनाइटेड नेशंस माना जाता था या कोई और फॉरेन पावर जो कि हम दोनों के मसले में इंटरवीन करके बातचीत करवाते। जी। तो हमारे जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं आज के दिन काफी उलझ गए हैं। तो वो सुलझाना, जहां तक मैंने अमेरिका की स्टेटमेंट सुनी है, उनका मत यह है कि हमको उसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जा सके। हाँ, और इसके अलावा विनोद जी, अगर आतंकवाद के मसले पर बात करें तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने फिर से ये बात कही है कि पहले अपने गिरेबान में पाकिस्तान झांके। क्या अब ये जो दबाव है उससे हम कोई उम्मीद रखें, या फिर से एक हिदायत दी गई है और पाकिस्तान का रुख वही रहने वाला है? क्या समझें इस पर? देखिए, मुल्कों के रुख जो है अपने मत में होते हैं। फॉरेन पॉलिसी जो है उसको उस पिंजरा में महावरी रूप पर एनालाइज नहीं करना चाहिए। भारत अगर पाकिस्तान से बात करेगा तो अपने राष्ट्र में करेगा, और अगर पाकिस्तान भारत से बात करेगा तो अपने राष्ट्र में करेगा। अब देखना ये होता है कि क्या दो मुल्कों के रास्ते है उसमें कोई मीटिंग ग्राउंड है कि नहीं। और एक मीटिंग ग्राउंड तो पाकिस्तान भी मानता है कि भाई आतंकवाद से वो भी जूझ रहे हैं और हमारे लिए भी आतंकवाद खतरा है, तो वो वादा करता है कि वो आतंकवाद से सीरियसली लड़ना चाहता है। तो हमारी तजवीज उनको ये होनी चाहिए कि भाई आप आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं तो फिर आतंकवाद जहां जहां बचा हुआ है, जहां जहां पनप रहा है, वहां उससे आप लड़े और फिर दूसरों की मदद करें उससे लड़ने की। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसपे कि जल्दी से मैं समझता हूँ कोई उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। हाँ। लेकिन ये बात सच है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर डायलॉग, और डायलॉग को भी करना दोनों मुल्कों के लिए बियॉन्ड अच्छा नहीं होगा। और भारत के लिहाज से अगर डायलॉग बायलैटरल टॉक नहीं होंगे तो पाकिस्तान को एक्सक्यूज मिलती रहेगी कि बायलैटरल टॉक तो हो नहीं रहे, इसलिए थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होना चाहिए। हाँ। या कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करके यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन की तरफ ले चले, लेकिन वो उनसे कठिन काम होगा। अब मैं नहीं समझता हूँ कि यूएन की जो रेजोल्यूशन है उनको लागू होने क्या कोई चांसेस है और कोई इंटरनेशनल सपोर्ट पाकिस्तान को उससे मिल सकती है। अच्छा। लेकिन हमको भारत को एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर जो कि माना गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिहाज से अपना अंदाज दिखाना है और अपने आप को कंडक्ट करना है। देखना होगा अब ये अंदाज किस तरह दिखाया जाएगा। बातें जो है जी नहीं विनोद होनी चाहिए। जी, फिलहाल विनोद जी माफ कीजिएगा, आपको यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माफ कीजिएगा अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत हुई उसके तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखी और इस बातचीत के तमाम जो पहलू हैं वो हमको समझाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। और अभी हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। साहित्यकारों की तरफ से बड़ी संख्या में पुरस्कार लौटाने की घटनाओं के बीच आज साहित्य अकादमी की आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक पर देश भर के लेखकों और साहित्यकारों की नहीं बल्कि सरकार की भी नजर होगी। दरअसल मशहूर कन्नड़ लेखक MM कुलबर्गी की हत्या और बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं के विरोध में अब तक करीब 40 लेखकों ने साहित्य अकादमी सहित कई पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। बैठक में कुलबर्गी की हत्या को लेकर एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किए जाने की उम्मीद है। बैठक में अकादमी के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कंवर और 24 भाषाओं की समिति के संयोजक हिस्सा लेंगे। उधर इस बैठक से पहले लेखक और संस्कृति कर्मी मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी करेंगे। जुलूस सफदर हाशमी रोड से शुरू होकर साहित्य अकादमी रविंद्र भवन तक जाएगा। ये लोग अकादमी को एक मांग पत्र भी सौंप सकते हैं जिसमें हिंसा और असहिष्णुता के खिलाफ अकादमी से मत व्यक्त करने की मांग की जाएगी। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का सिलसिला दादरी कांड के बाद शुरू हुआ था और सबसे पहले लेखिका नयनतारा सहगल ने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया था। इस बीच खबरें ये भी हैं कि पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली के 3 नगर निगमों के 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं।
ये कर्मी वेतन में बढ़ोतरी, भत्ते, वर्दी और मेडिकल सुविधा की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की कुल 17 मांगे हैं जिन पर वो कार्यवाही चाहते हैं। ये कर्मचारी 15 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर सिविक सेंटर पर धरना दे रहे थे। तीनों नगर निगम के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से राजधानी में कूड़ा उठाने और साफ सफाई को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए 3 निगमों के कमिश्नरों की बैठक भी बुलाई है। दशहरे के दिन महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए कुछ राहत भरी खबर जरूर मिली। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना ने राज्य में गठबंधन से अलग होने की अफवाहों पर विराम लगा दिया। उसके तल्ख तेवर बरकरार हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में दशहरा रैली में कल एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। उद्धव ने एक तरफ जहां पाकिस्तान, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर निर्माण और गोहत्या जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर दोगलेपन का आरोप लगाया, तो वहीं दाल की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर भी घेरने की कोशिश की। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि शिवसेना सरकार में तो रहेगी, लेकिन साथ ही बीजेपी की आलोचना करने से बाज नहीं आएगी। शिवसेना की संभवतः ये पहली ऐसी रैली रही जिसमें उद्धव ने विरोधी दलों से ज्यादा प्रहार सहयोगी बीजेपी पर किए। उन्होंने केंद्र सरकार के बहाने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को भी घेरने की कोशिश की। दरअसल पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली और क्रिकेट में पाकिस्तान के विरोध को लेकर शिवसेना के रुख ने हाल ही में केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं, लेकिन महाराष्ट्र में विपक्षी दल इसे महज शिवसेना की बयानबाजी करार दे रहे हैं। ये समय है, आज का एक ऐसा मौका है उद्धव के पास कि अगर वो वाकई में बाल ठाकरे को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक अपने ज़माने के शेर थे, तो उन्होंने खुल कर कह देना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार से बाहर जाना चाहिए। मगर मुझे लगता नहीं कि उनमें इतना हौसला है कि वो ऐसा करें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एनडीए सरकार के कामकाज की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में देश में उत्साह और विश्वास का माहौल है। मोहन भागवत कल नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में आयोजित विजयदशमी समारोह को संबोधित कर रहे थे। दादरी जैसी घटनाओं का नाम लिए बगैर आरएसएस प्रमुख ने कहा कि छोटी छोटी घटनाएं हिंदू संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लोग ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। भागवत ने सभी नागरिकों के लिए समान नीति बनाए जाने पर जोर दिया। साथ ही शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में व्यापक नीतिगत समीक्षा करने की बात भी कही। संपूर्ण देश में उत्साह का वातावरण है, विश्वास का वातावरण है। विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। केवल इन 1.5-2 वर्षों के अवधि में जिस गति से भारत ने अपने संबंध सब देशों के साथ पुनर्स्थापित किए। विपक्ष की तरफ से मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया भी आई। कांग्रेस ने आरएसएस पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। इसके अलावा तमाम विपक्षी दलों ने आरएसएस के समारोह में नीति आयोग के सदस्य विजय कुमार सारस्वत की मौजूदगी पर सवाल भी खड़े किए हैं। Nakedly, they are encouraging communal forces in this country, and whatever be the speech today, their hidden agenda is communalizing the Indian society. So whatever RSS says, if the government is going to follow that, that will lead to a calamitous situation in the country. श्री मोहन भागवत का संबोधन कई अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। घुमा फिरा करके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और संविधान द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका विरोध है। आज तक संघ अपने आप को कहता रहा कि हमारा सरकार से लेना देना नहीं, लेकिन आज की रैली से ये साबित हो गया कि संघ ही सरकार की नीतियां बनाता है, संचालित करता है, और आज की रैली में सारस्वत जी की उपस्थिति ये उसका प्रमाण बनी है। देश में असहिष्णुता की बढ़ती घटनाओं और बहस के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर एकता और अखंडता बनाए रखने की अपील की है। दशहरा के मौके पर दिल्ली के लाल किला स्थित सुभाष मैदान से राष्ट्रपति ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। पिछले 15 दिनों में ये 5वां मौका है जब राष्ट्रपति ने देश में हाल ही में पैदा हुए तनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
इससे पहले प्रणब मुखर्जी ने करुणा, प्रेम और भाईचारे की जरूरत पर बल देते हुए ट्वीट किया था। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की बीरभूम पहुंचने पर राष्ट्रपति ने मतभेदों को स्वीकार करने और असहमति की स्थिति में भी दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की थी। मैं दशहरा के इस अवसर पर सभी देशवासियों को राष्ट्र एकता और अखंडता बनाए रखने की उम्मीद करता हूँ। आइए हम सभी राष्ट्र की प्रगति विकास के लिए मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में शांति, एकता और सद्भाव के माहौल की जरूरत पर जोर दिया है। कल दशहरा के मौके पर उन्होंने तिरुपति स्थित बालाजी मंदिर में दर्शन किए और देशवासियों को दशहरे के मौके पर बधाई दी। प्रधानमंत्री के इस बयान को देश में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की आधारशिला रखने के सिलसिले में यहाँ पहुंचे थे। संदेश दे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास भगवान बालाजी के आशीर्वाद बने रहे कि हमारा देश शांति, एकता और सद्भावना से आगे बढ़े। उत्तरोत्तर हमारा देश गरीबी से मुक्त हो और हमारा देश सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने में सफल हो। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की कल नींव रख दी गई। अमरावती पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राजधानी की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून की बातों को पूरी तरह से लागू करने का भरोसा भी दिया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को विवादों को भूलकर विकास में एक दूसरे का सहयोग करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की आधारशिला रखी। इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी मौजूद थे। भव्य कार्यक्रम गुंटूर जिले के एक गांव में हुआ। मैं आशा करता हूं कि देश के अंदर अर्बन डेवलपमेंट की दिशा में जो नए कदम उठाए हैं उसमें अमरावती, आंध्र प्रदेश एक सीमा चिन्ह के रूप में मार्गदर्शक काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश सरकार को राजधानी के विकास में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद वाले मुद्दों को मिलकर सुलझाने की भी अपील की। आंध्र और तेलंगाना, चाहे आंध्र हो चाहे तेलंगाना हो, हमारी आत्मा तेलुगु है। इन दोनों प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार हर प्रकार से आपके साथ रहेगी और हर संभव सहायता करती रहेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नई राजधानी के शिलान्यास के मौके को बड़ा अवसर बताते हुए इसे सिटी ऑफ द फ्यूचर करार दिया। समारोह में सिंगापुर और जापान के प्रतिनिधि, 14 देशों के राजदूत समेत 4 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। पिछले साल आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। फिलहाल दोनों राज्य हैदराबाद को 10 साल के लिए राजधानी के तौर पर साझा कर रहे हैं। अमरावती के विकास के बाद हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद टीम इंडिया ने जीता चौथा वनडे। इस अंक में हम आपको रूबरू करा रहे हैं अफ्रीका से। 54 देशों का समूह है अफ्रीका। डेमोक्रेटिक वन फॉर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अफ्रीका में हो रहा है तेजी से विकास। बिल्डिंग ए न्यू कोहेसिव स्ट्रॉन्ग नेशन। देखिए इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के अवसर पर बदलता अफ्रीका, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
बल्लभगढ़ मामले में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान के विपक्ष के साथ साथ अब उसके सहयोगी दल भी आलोचना कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने इस मामले में प्रधानमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। वहीं गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की उत्तर भारत के लोगों को लेकर बयान की निंदा हो रही है। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने दोनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। विवाद बढ़ने के बाद वीके सिंह ने बयान पर फिर से सफाई देते हुए माफी मांगी है। उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। परिवारों के बीच में मतभेद था, वो मतभेद किस रूप में परिवर्तित हुआ, कहां पर इंतजामिया का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिर सरकार के ऊपर आते हैं। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। बल्लभगढ़ मामले में दिए इस बयान के बाद वीके सिंह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस और वाम दलों ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। जो सरकार में संघ में मंत्री हो, अगर 2 दलित बच्चों की हत्या और इतनी बर्बक हत्या को इस तरह की तुलना करे तो ऐसे व्यक्ति को तो संघ से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। कास्टिस्ट शब्द है, ये जाति घृणा वाले शब्द है। केस लगना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उसको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के उत्तर भारतीयों में कानून तोड़ने की आदत को लेकर दिए बयान की आलोचना हो रही है। इस टिप्पणी के लिए ना उन्हें केवल माफी मांगनी चाहिए और माफी ना मांगे तो हम मांग करते हैं कि उनको अपने पद से खारिज किया जाए, पद मुक्त किया जाए। किसी भी क्षेत्र के समूह और व्यक्तियों के बारे में भेदभावपूर्ण टिप्पणी करना संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए मर्यादित नहीं है। किरण रिजिजू जी का बयान बड़ा ही मैं समझता हूँ दुखदायक है। इस तरह के बयान मंत्री को नहीं देने चाहिए। ये जनरलाइजेशन करना कि उत्तर प्रदेश के लोगों को गुनाह करने में मदद, ये बहुत ही दुख की बात है। दोनों मंत्रियों ने अपने अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही है। अब आप ये अलग सेंटेंस को पुरानी बात के साथ जोड़कर कहो कि जनरल साहब ने दलितों को कुत्ता बोल दिया, तो मैं तो कहता हूँ उस पत्रकार को लानत। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज से शायद 6-7 साल पहले कुछ बोले थे, तो मैंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सही कहा, मगर ये पूरा समाज को लागू होता है। ये सिर्फ एक सेक्शन नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन ऐसे नहीं होता है। इसलिए उसको कोई उसमें राजनीतिकरण करना चाहता है तो ये गलत बात है। ये पहला मौका नहीं है जब वीके सिंह और किरण रिजिजू अपने बयानों को लेकर विवादों के घेरे में हैं। इससे पहले वीके सिंह की मीडिया को लेकर की गई टिप्पणी और किरण रिजिजू के बीफ को लेकर दिए बयान की तीखी आलोचना की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार की तरफ से काले धन पर मुहैया कराई गई विशेष समय सीमा के दौरान घोषित धन और संपत्तियों का विश्लेषण अंतिम दौर में है। आयकर विभाग के मुताबिक 90 दिनों की समय सीमा के भीतर घोषित किए गए काले धन के लिए विशेष डेस्क बनाई गई है। ये डेस्क नवंबर तक लेखा जोखे का काम पूरा कर लेगी ताकि आयकरदाता 31 दिसंबर के पहले अपने टैक्स का भुगतान कर सकें। जुलाई से सितंबर के बीच केंद्र सरकार की तरफ से काले धन की जानकारी मुहैया कराने के लिए विशेष विंडो बनाई गई थी, जिसमें 638 लोगों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया था। आयकर विभाग के मुताबिक 4147 करोड़ रुपए की जानकारी सार्वजनिक की गई थी। इससे सरकार को 2488 करोड़ रुपए हासिल होंगे। दरअसल काले धन को जाहिर करने के लिए इस विशेष विंडो में 30% टैक्स और इतना ही जुर्माना चुकाकर काले धन को सफेद में बदला जा सकता था। इसमें दंड से छूट भी हासिल थी। सरकार ने बाद में समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। शहरी विकास मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के 89 नगरों के लिए अमृत परियोजनाओं के लिए पहले समूह को मंजूरी दे दी है। 2786 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का मकसद सभी शहरी परिवारों को जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन मुहैया कराना है। सीवरेज परियोजनाओं के लिए 1471 करोड़ रुपए, जबकि जल आपूर्ति योजनाओं के लिए 1225 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। अमृत योजना के तहत केंद्र 10 लाख आबादी वाले नगरों के लिए परियोजनाओं की लागत की 50% सहायता दी जाएगी और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगरों के लिए परियोजना लागत का 1/3 खर्च उठाएगी। बाकी राशि राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों पर खर्च करेगी। 3 राज्यों में मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार 1356 करोड़ रुपए की मदद देगी।
जापान ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भारत को आर्थिक सहयोग और तकनीक देने की पेशकश की है। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर आने वाले अनुमानित खर्च $15 बिलियन यानी करीब 975 अरब रुपए होंगे। जापान ने 1% से भी कम ब्याज पर दर पर लोन देने का ऑफर दिया है। दरअसल चीन भारत में दुनिया के चौथे सबसे बड़े नेटवर्क पर अन्य परियोजनाओं के लिए बोली लगा रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा मामले में सीबीआई और बैंक से रिपोर्ट मांगी है। आरोप है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा से गलत तरीके से 6100 करोड़ रुपए हांगकांग भेजे गए हैं। सीवीसी केवी चौधरी ने पीटीआई को बताया कि आयोग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इसमें बैंक अधिकारियों की भूमिका की तहकीकात भी होगी। सीबीआई ने कुछ दिन पहले बैंक की कई शाखाओं पर छापे मारे थे। प्रवर्तन निदेशालय भी मामले की जांच कर रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में कल हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार गिराया। सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये आतंकी मारे गए। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने जिले के मंजिमपुरा गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकियों के कब्जे से हथियार भी बरामद हुए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कच्ची जिले में कल शाम एक धार्मिक स्थल पर आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें 6 बच्चों समेत अल्पसंख्यक शिया समुदाय के 11 लोगों की मौत हुई है। 12 लोग जख्मी हुए हैं। हमलावर कच्ची जिले के चालगढ़ी इलाके में इमाम बारगाह में हुआ और शाम की नमाज के वक्त अपनी विस्फोटक से भरी जैकेट में हमलावर ने धमाका कर दिया। फिलहाल किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस हफ्ते के शुरू में ही क्वेटा में भी एक यात्री बस में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हुई थी। वहीं स्वीडन के एक स्कूल में तलवार लेकर घुसे नकाबपोश ने एक छात्र और एक शिक्षक का कत्ल कर दिया है। पश्चिमी शहर ट्रॉलहैटन के स्कूल में हुए इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इसके बाद मौके पर आई पुलिस ने 21 साल के हमलावर को मार गिराया। हमलावर ट्रॉलहैटन का ही रहने वाला था। संदिग्ध व्यक्ति ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। चश्मदीदों का कहना है कि घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई और सैकड़ों छात्र चीखते हुए इमारत से बाहर की तरफ भागने लगे। अधिकारियों ने संदिग्ध की पहचान कर ली है, लेकिन उसका नाम अभी जाहिर नहीं किया है। अमेरिका और इराक की साझा सेनाओं ने आतंकी संगठन आईएस के हाथों से करीब 70 बंधकों को छुड़ा लिया है। इनमें इराकी सुरक्षा बलों के 20 जवान भी शामिल हैं। हालांकि इस अभियान में एक अमेरिकी सैनिक भी मारा गया और कई पशमार्गा लड़ाके जख्मी हुए हैं। आईएस के खिलाफ पिछले साल शुरू हुए अमेरिकी अभियान में मरने वाला ये पहला अमेरिकी सैनिक था। पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक ने कहा कि अभियान विशेष हालत में चलाया गया और इससे इराक में अमेरिका की सैन्य रणनीति में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। बात क्रिकेट की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे मैच में 35 रन से शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी कर ली है। चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में कल हुए इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 299 रन बनाए। विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन शतक लगाया। उन्होंने 138 रनों की पारी खेली और 6 छक्के और 5 चक्के लगाए। सुरेश रैना ने 53 रन और अजिंक्य रहाणे ने 45 रन का योगदान दिया। भारत से मिले 300 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 9 विकेट पर 264 रन ही बना सकी। कप्तान बी डिविलियर्स की 112 रन की शतकीय पारी भी दक्षिण अफ्रीका को हार से नहीं बचा सकी। 5 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच रविवार को मुंबई में खेला जाएगा। और आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका का कश्मीर मसले में दखल देने से इनकार, पाकिस्तान से नहीं करेगा सैन्य परमाणु करार। साझा बयान में पाकिस्तान की तरफ से लश्कर ए तैयबा के खिलाफ कार्रवाई की बात। बीजेपी को शिवसेना से मिली राहत, उद्धव ठाकरे का ऐलान। महाराष्ट्र सरकार में बनी रहेगी शिवसेना, लेकिन जारी रखेगी आलोचना। साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने को लेकर साहित्य अकादमी की आपात बैठक आज। कन्नड़ लेखक कुलबर्गी की हत्या पर निंदा प्रस्ताव हो सकता है पारित।
दिल्ली में 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी आज से हड़ताल पर। वेतन में बढ़ोतरी, भत्ते, सुविधाओं की मांग। दिल्ली सरकार ने 3 निगमों के कमिश्नरों की बुलाई बैठक। और भारत ने 35 रन से जीता चेन्नई वनडे। दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज 2-2 से बराबर। फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में पहुंची साइना नेहवाल।